सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन क्या होता है? सभी यूं पढ़ते हैं कि सर नर्सरी लगाने की विधि है, सर धान की रोपाई की विधि है। हर जगह हम यही पढ़ते हैं कि धान की रोपाई की विधि है श्री विधि SRI, धान की नर्सरी लगाने की विधि है SRI विधि। परंतु SRI विधि धान की न तो रोपाई की विधि है, न ही यह नर्सरी की विधि है। SRI जो एक सिस्टम है, इसके नाम में ही इसकी परिभाषा है, वो निहित है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। यह एक आइडिया है, यह एक मेथडोलॉजी है जिसके द्वारा राइस का प्रोडक्शन होता है और राइस का प्रोडक्शन अच्छी तरीके से हो जाता है, कम लागत आती है और अधिक उत्पादन अपने को प्राप्त होता है। इससे धान का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ हम पानी की भी बचत कर सकते हैं, हम उर्वरकों की भी बचत कर सकते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या होती है, कैसे अपनाती है और कहाँ से ये विचार है वो आया था। तो देखिए, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसे शॉर्ट में हम SRI लिख सकते हैं और हिंदी में इसे श्री विधि के नाम से भी जानते हैं। श्री विधि भी हिंदी में इसको कहा जाता है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एक मेथडोलॉजी है, एक आइडिया है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम मैनेजमेंट में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। किसके? बीज के, पौधरोपण के, जल के और जड़ फुटान के अंदर परिवर्तन लेकर आते हैं। इन प्रबंधन प्रक्रियाओं के अंदर हम क्या लेकर आते हैं? परिवर्तन लेकर आते हैं, जिससे क्या होती है, जड़ों का विकास ज्यादा होता है। जड़ों का विकास ज्यादा होकर अपने अधिक उत्पादकता लेकर आते हैं। ये ही क्या होती है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन होता है। धान उत्पादन की विभिन्न प्रबंधन प्रक्रियाओं में परिवर्तन करके अधिक जड़ों का विकास प्राप्त कर हम अधिक उत्पादकता को प्राप्त करना ही सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है। ये एक आइडिया है, न कि तकनीक है। तकनीक तो बिल्कुल नहीं है। तकनीक तो वो होती है जिसके अंतर्गत हम कोई चीज को फिक्स कर देते हैं, तकनीक नहीं है। ठीक है, न ही धान को लगाने की विधि है और न ही धान की नर्सरी लगाने की विधि है। ये तो सारा एक मेथडोलॉजी है, एक आइडिया है, जिसके अंतर्गत अपने इस विधि के द्वारा खेती करें। खेती करने की एक विधि है धान की। तो इस विधि के अंतर्गत होता क्या है, देखिए, सबसे पहले एक बाबा जी थे, उन बाबा जी का नाम था फादर हेनरी डी लुलानी। इन बाबा जी का नाम था और ये बाबा जी थे फ्रांस के। और ये बाबा जी बहुत ही परोपकारी थे। ये 1960 के अंदर इनका क्या हो गया, इनका ट्रांसफर हो गया कहाँ पर? मेडागास्कर के अंदर। इन्होंने देखा कि मेडागास्कर के किसान हैं वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं और उनकी धान की उपज है वो बढ़ नहीं रही है। तो इन्होंने मेडागास्कर में 1983 में, 1960 से लेकर 1983 तक इन्होंने काम किया और एक आइडिया विकसित किया कि इस प्रकार से अगर खेती करोगे तो ये आपको लाभदायक रहेगी। तो इनके पिता माने जाते हैं फादर हेनरी डी लुलानी को, जो फ्रांस के थे, और ये मेडागास्कर में विकसित की गई थी विधि, 1983 के अंदर विकसित की गई थी। इस विधि के अंतर्गत करते क्या है, सबसे पहले हम इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। जब नर्सरी तैयार की जाती है
तो नर्सरी के लिए सबसे पहले हम क्षेत्रफल निर्धारित करते हैं कि हम क्षेत्रफल है वो कितना चूज करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम 1 हेक्टेयर हेतु 100 वर्ग मीटर 1 हेक्टेयर हेतु 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का निर्धारण करते हैं, परंतु परंपरागत विधियों में 1800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल जरूरी होता है 1 हेक्टेयर में पौधरोपण हेतु। अब क्या करते हैं, अपने क्षेत्रफल तो हमने डिसाइड कर लिया, अब क्या करते हैं, अब हम बेड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेड्स बनाते हैं, और बेड्स का आकार है वो रखा जाता है 1x5 वर्ग मीटर का आकार रखते हैं अपने, ठीक है। 5 वर्ग मीटर 1x5 मीटर का आकार रखा जाता है, और ऐसी ही 20 बेड्स बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, 20 बेड्स बनाते हैं अपने। एक बेड का आकार 1x5 मीटर होता है, परंतु एसी बेड्स अपने 100 वर्ग मीटर में कितनी बनाते हैं, 20 बेड्स बनाते हैं, जो कि 1 हेक्टेयर के अंदर पौधरोपण हेतु अपने को उपयोगी होती है। 1 हेक्टेयर में पौधरोपण हेतु उपयोगी होती है। बीज कितना लेते हैं भाई, अब अपने इसमें बीज लेते हैं, ठीक है। बीज लेंगे तो बीज कितना लेंगे, लगभग 7 से 8 किलोग्राम 7 से 8 किलोग्राम बीज है वो प्रति हेक्टेयर के अंदर काम में आ जाता है। इतने के अंदर रोपाई कर सकते हैं, ठीक है। या अपने कह सकते हैं एकड़ की बात करें तो लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम पर एकड़ अपने यूज कर सकते हैं बीज। 7 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर और 2 से 2.5 किलोग्राम पर एकड़ यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में देखें तो देखिए एक बेड में कितना बीज बिछाया जाता है, तो बेड में लगभग 375 ग्राम बीज है वो बिछाते हैं। 5 वर्ग मीटर के एरिया के अंदर अपने बीज है वो 375 ग्राम अपने यूज में लेते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी इसके क्षेत्रफल की, और हमने बीज ले लिया। अब बीज लेकर अपने क्या करते हैं, बीज लेकर अपने जो भी बेड्स थी उनमें पॉलीथीन बिछा देते हैं। क्या बिछा देते हैं, पॉलीथीन बिछा देते हैं। पॉलीथीन एक समान रूप से बिछा देते हैं। इस प्रकार से ये बेड्स अपने बने हुए हैं। इन बेड्स के अंदर अपने क्या करते हैं, 1/5 का ये बेड है, इसके अंदर पॉलीथीन बिछा दिया। अब इस पॉलीथीन पर अपने 4 सेंटीमीटर की अपने क्या करते हैं, एक परत बनाते हैं। 4 सेंटीमीटर की परत बनाते हैं, जिसमें अपने मृदा भी डाल देते हैं, कंपोस्ट भी डाल देते हैं। 4 लेयर के अंदर डाली जाती है, ठीक है, और गोबर भी डाल देते हैं। इस प्रकार से अपने 4 सेंटीमीटर की परत बनाते हैं इसके ऊपर। अब ये जो 4 सेंटीमीटर की परत है, अब अपने क्या करते हैं, अब यहां पर जो बीज लिया था उसका बीजोपचार करते हैं, इसका बीजोपचार किया जाता है। तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में कम से कम इनपुट यूज किए जाते हैं, और रासायनिक उर्वरकों का तो बहुत ही कम यूज किया जाता है। इसके अंदर अपने जैव उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। जैव उर्वरक के द्वारा ही बीजोपचार किया जाता है, जैसे कि स्यूडोमोनास अपने यूज कर सकते हैं। स्यूडोमोनास का प्रयोग किया जा सकता है, या जैव उर्वरक एजोफोर्स जो एजोटोबैक्टर के द्वारा मिलकर बना होता है, एजोफोर्स का प्रयोग अपने कर सकते हैं बीजोपचार करने के लिए, ठीक है। स्यूडोमोनास जो होता है वो अपने लगभग 10 ग्राम प्रति किलो सीड यूज करते हैं, और जो एजोफोर्स होता है वो लगभग 75 ग्राम प्रति केजी सीड अपने यूज कर सकते हैं, ठीक है। बीज को उपचार करने की बात हो गई। अभी अपने क्या करते हैं, अभी अपने बीज को 5 वर्ग मीटर एरिया के अंदर 375 ग्राम बीज है वो फैला देते हैं। बीज फैलाने के बाद में अपने क्या करते रहते हैं, उसकी सिंचाई करते रहते हैं। और सिंचाई हम कितने दिन तक करते रहते हैं, 10 दिन तक करते रहते हैं। जो फूल वाले पौधों में पानी देते हैं उसको रोज कैन कहा जाता है। फंवारा जो होता है ना, हाथ से पकड़कर अपने सिंचाई करते हैं फूल वाले पौधों में। आपने फिल्मों में देखा होगा, बड़े जो लोग होते हैं वो फूल वाले पौधों में इस प्रकार से सिंचाई करते रहते हैं, एक झरनों से लिए रख, ठीक है।
तो सिंचाई है वो प्रथम 10 दिनों तक करनी चाहिए। और किससे करनी चाहिए? रोज कैन से करनी चाहिए, रोज कैन से करनी चाहिए। देखिए इसके नाम में स्पष्ट है कि इंटेंसिफिकेशन है, तो ये लेबर इंटेंसिफिकेशन भी है, साथ साथ में सघनता है इसके अंदर। लेबर की अपने को ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि अगर फैमिली लेबर ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे ये इंटेंसिव है तो श्योर है कि लेबर ज़्यादा चाहिएगी। तो रोज कैन से अपने क्या करते रहते हैं, उस जितना भी अपना 100 वर्ग मीटर एरिया था उस एरिया को भिगोते रहते हैं, और वो भी प्रथम 10 दिनों के तक सिंचाई अपने करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आती है बात ट्रांसप्लांटिंग की। अब अपना अंकुरण हो गया, अंकुरण होने के बाद में पौधा बढ़ गया। जब पौधे में 2 से 3 पत्तियां आ जाती है तो वो टाइम होता है या तो 8 से 12 दिन, या क्या होता है 14वें दिन क्या आ जाती है, तीसरी पत्ती आ जाती है 14वें दिन, या अपने कह सकते हैं 3 पत्ती अवस्था। 3 पत्तियां जब निकल जाए पौधे के अंदर तो उसकी क्या कर देते हैं, अपने ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। खेत में रोपाई के लिए अपने ये पौधा है वो तैयार है, ट्रांसप्लांटिंग। अब इसको अपने लेकर कैसे जाते हैं, इस बेड में पॉलीथीन बिछाई हुई होती है, उस पॉलीथीन के ऊपर जो मृदा होती है उस 4 सेंटीमीटर परत को अपने हटाते जाते हैं छोटे छोटे भागों के अंदर। अब अपने रोपाई करते हैं। ठीक है, रोपाई करते हैं तो रोपाई में मैं यहीं पर थोड़ा सा आपको बता देता हूं। रोपाई में सबसे पहले पता होना चाहिए अंतरण का। अंतरण का कितने अंतरण पर अपने पौधे लगाएंगे, तो R इंटू पी इसके अंदर रखा जाता है, वो रखा जाता है 25 इंटू 25 सेंटीमीटर का, 25 इंटू 25 सेंटीमीटर। अंतरण के बाद में अपने क्या करते हैं, रेखांकित करते हैं खेत को, सारे को, जितने भी खेत में अपने को लगाना है उस खेत को रेखांकित कर लेते हैं 25 इंटू 25 सेंटीमीटर पर। और फिर वहां पर जो भी रेखांकित बिंदु होता है, एक बिंदु यानी एक हिल में एक जो हमने सुराग किया है मिट्टी के अंदर, उसमें सिर्फ ही एक पौधा लगाया जाता है। बाकी सामान्यतः कितने 2 से 3 पौधे लगाते हैं परंपरागत विधियों में, परंतु इस विधि के अंतर्गत हम एक हिल के अंदर एक ही पौधा लगाते हैं। सामान्य विधियों में अंतरण होता है वो 15x10 का रखा जाता है, परंतु इसके अंदर 25x25 का वाइडर स्पेस रखते हैं। एक हिल में एक ही पौधा लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने पौधा लगा दिया। अब अपने क्या करते हैं, अब सिंचाई करते हैं। देखिए एक मिथ प्रसिद्ध है कि धान का पौधा पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। पानी के बिना कहते हैं कि ये एक्वाटिक प्लांट है। हाँ, पानी के बिना सभी पौधे ही जीवित नहीं रह सकते, परंतु ये एक्वाटिक प्लांट नहीं है, ये एक मिथ है। एक्वाटिक प्लांट नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि ये खड़े पानी के अंदर ही जीवित रहेगा। यह जब पानी होता है, सिंचाई होती है, उसका संतुलित रूप से प्रयोग करें तो भी जीवित रह सकता है। तो इसमें सिंचाई कैसे करते हैं, देखिए जनरली अपने जब धान की रोपाई करते हैं तो उस टाइम पानी को फ्लूडिंग मेथड से खेत को भर देते हैं, परंतु इसमें ऐसा नहीं करते हैं। इसमें सिंचाई होती है वो पेनिकल निकलने तक, धान के फूल को क्या कहते हैं, पेनिकल कहते हैं, पुष्प क्रम। पेनिकल निकलने तक अपने 2.5 सेंटीमीटर में सिंचाई करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर गहराई की सिंचाई अपने रखते हैं। ठीक है, 5 से 7 सेंटीमीटर पडलिंग का जो अपने होता है, धान के अंदर पडलिंग जब करते हैं तो पानी है वो 5 से 7 सेंटीमीटर खड़ा रहना चाहिए, परंतु इसमें कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर की सिंचाई गहराई होनी चाहिए। और उसके बाद में जब मृदा में बाल के समान दरारें पड़ने लग जाए थोड़ी थोड़ी, तब अपने को दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। और जब पेनिकल निकल जाए उसके बाद में अपने को जो सिंचाई है उसकी गहराई 5 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। परंतु
कभी भी पानी है वो ठहरना नहीं चाहिए, कभी भी पानी है वो ठहरना नहीं चाहिए। इसके अंदर कभी भी पानी ठहराव को ये एसआरआई सिस्टम नहीं मानता है। ठीक है, अब अपने बात करें खरपतवार की। खरपतवार नियंत्रण इसमें कैसे करते हैं, देखिए जब भी अपने इस विधि को प्रयोग में लेते हैं तो जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसके 10 दिनों पर, 20 दिनों पर, 30 दिनों पर और 40वें दिन तक अपने को क्या करनी चाहिए, वीडिंग की प्रोसेस है वो करनी ही करनी चाहिए। पहले 10 दिन के अंतराल पर जरूर करनी चाहिए। अब इसमें जो रोपाई की विधि होती है वो वर्गाकार विधि अपन ने अपनाते हैं। इसके लिए एक विडर आता है जिसे बोलते हैं कोनो विडर। कोनो विडर का यूज करके अपने क्या कर देते हैं, धान में दोनों तरफ से इस प्रकार से, जिसे बुशनिंग कहते हैं, से अपने क्या कर देते हैं, वीडिंग की प्रक्रिया है वो कर दी जाती है चारों तरफ से, क्योंकि वर्गाकार विधि के अंतर्गत इसको लगाया गया है। ठीक है, धान की जो एसआरआई विधि होती है उसमें खरपतवार नियंत्रण ट्रांसप्लांटिंग के 10 दिनों के भीतर ही कर देना चाहिए। अभी अपने बात करते हैं इससे होने वाले लाभ की। एसआरआई मेथड के लाभ क्या क्या हैं? लाभ, एडवांटेज ऑफ सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सबसे पहले इससे बीज की बचत होती है। बीज की बचत होती है। कैसे होती है? बीज की बचत यूं होती है, देखिए जैसे इसमें हम कितना यूज कर रहे हैं, लगभग 7 से 8 किलो बीज यूज कर रहे हैं, 7 से 8 केजी बीज यूज कर रहे हैं। परंतु परंपरागत विधियों के अंतर्गत हम कौन सी कितना यूज करते हैं, लगभग हाइब्रिड वैरायटीज का 60 किलो तक अनुशंसित किया जाता है। परंतु किसान है वो क्या करते हैं, 125 से 150 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर यूज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर की बात करें तो दूसरा यह नर्सरी क्षेत्रफल में कमी करता है। नर्सरी क्षेत्रफल में क्या होती है, इससे कमी होती है, रिड्यूसिंग द नर्सरी एरिया। अब क्षेत्रफल कम होगा तो नर्सरी की देखभाल है वो अच्छी होगी, क्योंकि इसमें लगभग 100 वर्ग मीटर एरिया पर्याप्त रहता है। परंतु परंपरागत विधियों के अंदर 1000 वर्ग मीटर यूज करते हैं, या कह सकते हैं 1:10, और इसमें 1:100 का ही यूज किया जाता है। ये आप याद रखिएगा। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर यह जल बचत करता है। जल बचत करता है। देखिए धान होता है वो 1 किलो शुष्क पदार्थ प्राप्त करने के लिए लगभग 5000 लीटर तक पानी है वो खराब कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ज्यादा मात्रा में एनर्जी खपत करता है। ये एनर्जी खपत सबसे ज्यादा कहां पर करता है, जो एरेनकाइमेटस टिश्यू बनाता है। ये एक पत्तियों के अंदर, इसके अंदर टिश्यूज पाए जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन भरी रहती है। ठीक है, पेरेनकाइमेटस टिश्यूज उनको बोलते हैं। तो उन टिश्यूज को बनाने में ये एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करता है। तो इससे जल बचत भी होती है। कितनी होती है? लगभग 40 से 50% तक जल बचत होती है, क्योंकि इनमें परंपरागत मेथड्स के अंदर जल बचत होती है वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसके अंदर प्रबंधन का अभाव होता है, प्रबंधन नहीं किया जाता है। ठीक है, 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर यह उर्वरक बचत करता है। उर्वरक बचत करता है और लगभग 30 से 40% उर्वरक बचत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग है वो ज्यादा किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों पर ही निर्भर रहता है। ये रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ज्यादा करते हैं अपने परंपरागत विधियों के अंदर। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर अपने इससे उपज है वो बढ़ जाती है, उपज बढ़ा देती है ये। और लगभग कितनी बढ़ा देती है?
10 से 30% तक उपज है वो अपनी बढ़ जाती है। किसकी तुलना में? परंपरागत विधियों की तुलना में। क्यों कम होती है? क्योंकि इनमें प्रबंधन का अभाव होता है, प्रबंधन नहीं होता है अच्छे से। 6 नंबर की बात करें तो इससे फसल गिरना कम हो जाती है, फसल की लोडिंग नहीं होती है, फसल गिरना है वो कम हो जाता है, फसल गिरना कम हो जाता है। फसल कैसे कम गिरती है? क्योंकि इसमें जड़ विकास अच्छा हो जाता है, जड़ विकास अच्छा हो जाता है। और साथ में ही इसमें जो पौधे होते हैं, पर वर्ग मीटर पौधों की बात करें तो जो परंपरागत विधियां होती है उसमें प्रति वर्ग मीटर लगभग 66 पौधे होते हैं, 66 पौधे प्रति वर्ग मीटर होते हैं। परंतु एसआरआई मेथड में कितने होते हैं? 16 पौधे ही प्रति वर्ग मीटर रखे जाते हैं। ठीक है, तो इससे भी फसल है वो कम गिरती है, क्योंकि फसल के अंदर से अच्छा एरेशन हो जाता है और ज्यादा मात्रा में वायु के प्रति रेजिस्टेंस है पौधा नहीं दिखा पाता है। ठीक है, तो इससे कम गिरती है फसलें। उसके बाद में 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर इसमें अपने कल्ले भी ज्यादा फूटते हैं, कल्ले ज्यादा निकलते हैं। लगभग एक पौधे से 30 कल्ले इससे अपने आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, वहीं पर परंपरागत विधियों से 10 से 15 कल्ले ही निकल पाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जल बचत इससे हो जाती है 40 से 50%, क्योंकि इसमें 2.5 सेंटीमीटर की गहराई से सिंचाई करते हैं, जल खड़ा नहीं रखते हैं। परंतु इनके अंदर तो अपने क्या करते हैं, फ्लूडिंग मेथड अपनाते हैं, इससे भी पानी का नुकसान है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर देखा जाए तो बीज बचत हमने पढ़ लिया। बीज बचत ज्यादा क्यों होती है इससे? क्योंकि इसमें एक हिल में एक ही पौधा लगाते हैं और इसमें 2 से 3 पौधे हैं वो लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी इनकी प्रक्रिया होती है एसआरआई मेथड का। अब आप समझ गए होंगे कि एसआरआई विधि होती है एक संपूर्ण धान उत्पादन होता है, न कि रोपाई की विधि है, न कि नर्सरी बनाने की विधि है। यह तो एक धान उत्पादन का सिस्टम है।